प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ जिस विषय पर बात करूंगा वो है कनिष्क कला के और साहित्य के, विद्या के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन, कनिष्क के उत्तराधिकारी, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं मैं उसको आपके साथ एक वीडियो में बातें शेयर करूंगा। आपके विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और आपके कुषाण वंश के संदर्भ में आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो बात करते हैं साहित्य और कला के संरक्षक के रूप में कनिष्क। पहले इसकी बात करते हैं। तो कनिष्क की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि कनिष्क अपनी विजयों, अपनी उपलब्धियों, साम्राज्य विस्तार, इनसे ज़्यादा साहित्य का संरक्षक, विद्या का संरक्षक, बौद्ध धर्म का संरक्षक, कला का संरक्षक, इस दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कनिष्क की बात करते हैं। कनिष्क एक ख्याति प्राप्त विजेता ही नहीं था, बल्कि धर्म संरक्षक, कला और साहित्य का महान पोषक और विद्यानुरागी शासक था। उसका समकालीन बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों के लिए न केवल बौद्ध साहित्य में बल्कि भारत के साहित्य में अनुकरणीय स्थान रखती हैं। अश्वघोष एक दार्शनिक, महान दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार, उपदेशक और सबसे ऊपर वो एक कवि था। उसका महाकाव्य, जैसा कि आप जानते हैं कि अश्वघोष संस्कृत के महान विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे संस्कृत के। उनके 3 ग्रंथ हैं, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। तो जो बुद्ध चरित्र है वो महाकाव्य महात्मा बुद्ध का जीवन और उनका चरित्र, उनके जीवन को विशेष रूप से उसका उल्लेख करता है। विद्वानों का यह मानना है कि जो महाकवि कालिदास थे, वो कालिदास की रचनाओं पर भी हमें अश्वघोष का प्रभाव दिखाई देता है। कालिदास की अश्वघोष की दूसरी रचना थी सौंदरानंद, जिसमें बुद्ध के चचेरे भाई नंद और सुंदरी जो प्रेमिका थी, उनके प्रेम और नंद द्वारा जो वैराग्य लेकर दीक्षा लेने का काव्यमय वर्णन इसमें मिलता है। सारिपुत्र प्रकरण एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है अश्वघोष का। नागार्जुन कनिष्क के समय के एक दूसरे प्रसिद्ध दार्शनिक चिंतन थे। वह विदर्भ का ब्राह्मण था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। वह महायान का महान दार्शनिक था। उसका सापेक्षतावाद एवं शून्यवाद का दर्शन है बौद्ध दर्शन में ही नहीं बल्कि भारतीय दर्शन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उसकी एक बड़ी देन है। प्रज्ञापारमिता सूत्र में उसने सापेक्षता का विशद विवेचन किया है। जो नागार्जुन की रचना है प्रज्ञापारमिता सूत्र, इसमें सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है उसका विस्तार से उल्लेख किया है। शून्यवाद के संदर्भ में नागार्जुन की चिकित्सा में रस चिकित्सा का प्रयोग एक नवीन महत्वपूर्ण देन थी। वो भारतीय रसायन चिकित्सा का प्रवर्तक था। चौथी बौद्ध संगति
के अध्यक्ष और अश्वघोष के गुरु वसुमित्र भी प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और दार्शनिक थे। उन्होंने बौद्ध ग्रंथों पर विद्वतापूर्ण टीकाएं लिखी हैं। कनिष्क के दरबार में पार्श्व एवं संरक्ष जैसे अन्य बौद्ध विद्वान भी थे। भारतीय आयुर्वेद के महान चिकित्सक चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। आप जानते हैं कि जो चरक थे एक महान चिकित्सक थे। अब सोचिए उस जमाने में जब विज्ञान मेडिकल साइंस का बहुत कम विकास था, तो उस जमाने में चरक जैसे महान वैद्य ने एक चिकित्सा शास्त्र पर अपने अनुभवों पर अपने ज्ञान के बल पर एक इतना महान ग्रंथ लिखा। जड़ी बूटियों में आप जानते हैं कितनी विशेषज्ञता की जरूरत होती है, उनका सफल प्रयोग करना, एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में ख्याति प्राप्त करना और चरक संहिता जैसा महान चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखना एक अपने आप में एक अतुलनीय महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। और उसकी रचना भी हुई थी कुषाण काल में। कनिष्क कलाओं का भी महान संरक्षक था और महान निर्माता था। उसके काल में मूर्ति कला की दो प्रसिद्ध शैलियों का विकास हुआ, उत्थान हुआ, जिसमें आप गंधार कला और मथुरा कला दो प्रसिद्ध कला के केंद्र देखते हैं। गंधार कला जो थी उसमें विषय भारतीय थे और उस पर जो प्रभाव था वो यूनानी शैली का उस पर प्रभाव था। बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण उस काल की एक विशिष्टता कही जा सकती है। कनिष्क के प्रयासों से ही महात्मा बुद्ध का अवतारवाद का सिद्धांत लोकप्रिय हुआ और बुद्ध की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया। इससे पूर्व बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन ही होता था। महायान के प्रभाव से बुद्ध की बहुविध असंख्य मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा और यहाँ तक कि इस बुद्ध बहुलता के कारण इस क्षेत्र में मूर्तियों को भी बुद्ध कहा जाने लगा। गंधार शैली में यूनानी मूर्तिकला में भारतीय मूर्तिकला के तत्वों का समन्वय मिलता है। यानी जो गंधार कला है उसमें भारतीय कला और जो यूनानी कला है उसका प्रभाव, उनका समन्वय दिखाई देता है। इस शैली में बनी मूर्तियां अधिकतर गंधार क्षेत्र से उपलब्ध होने के कारण ही इसे गंधार शैली कहा गया है। वस्तुतः गंधार शैली भारतीय विषय का यूनानी रोमन शैली में अंकन है। इसमें मार्शलता और शारीरिक सौष्ठव तो है, परंतु भारतीय आध्यात्मिकता, प्रशांति एवं भावाभिव्यक्ति की कमी स्पष्ट है। शायद इसलिए यह शैली दीर्घजीवी नहीं बन पाई, यानी स्थायित्व इसको प्राप्त नहीं हुआ। कनिष्क के समय मूर्ति कला का दूसरा बड़ा केंद्र मथुरा था। मथुरा शैली निश्चय ही भारतीय शैली है। इस शैली में बनी मूर्तियों की मांग इतनी अधिक बढ़ गई कि व्यापक पैमाने पर इसका निर्माण किया जाने लगा। कनिष्क ने मूर्ति कला के समान ही वास्तुकला को भी संरक्षण दिया। इसके काल में अनेक विहार, स्तूप, चैत्य, मठ आदि का निर्माण किया गया। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर अर्थात पेशावर में 13 मंजिला और 400 कमरों का एक विशाल चैत्य बनवाया और इस पर एक लौह छत्र स्थापित किया। इसके निकट एक बड़े संगाराम अर्थात विहार का निर्माण करवाया गया। अलबरूनी जब 11वीं सदी में इस मीनार का उल्लेख कनिष्क चैत्य के रूप में करता है। हिनशैंग भी इसका जिक्र करता है। कनिष्क ने तक्षशिला के पास सिरकप नामक स्थान पर एक नगर तथा कश्मीर में कनिष्कपुर नगर भी बसाया था। हम ये कह सकते हैं कि कनिष्क कलाओं का, साहित्य का, विद्या का महान संरक्षक था, निर्माता था। कनिष्क के प्रशासन की बात करते हैं तो कनिष्क के प्रशासन के बारे में हमारी जानकारी ज़्यादा नहीं है,
जिससे हम स्पष्ट रूप से एक प्रशासनिक व्यवस्था का, एक राजनीतिक व्यवस्था का लंबा सा खाका खींच सकें। लेकिन फिर भी कनिष्क के विशाल साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रही, प्रशासनिक व्यवस्था कायम की, और उसके समय में ईरान में प्रचलित सत्रप शासन और यूनानी जो शब्द है क्षेत्रप से ही सत्रप शब्द का उल्लेख हुआ है, और कनिष्क ने अपने साम्राज्य में सत्रपों की नियुक्ति की। कनिष्क के मूल्यांकन करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पश्चिमोत्तर से आने वाली विदेशी जो जातियां थी, जिसमें मैंने आपको कई बार जिक्र किया, शक, कुषाण, पहलव, हूण इत्यादि, पार्थियन, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कुषाण जाति। कनिष्क अपनी उपलब्धियों के कारण प्राचीन भारत के महान सम्राटों में अपना स्थान रखता है। कनिष्क के साम्राज्य निर्माता ही नहीं था, बल्कि कला साहित्य का भी संरक्षक था। कनिष्क ने अपने दरबार में अनेक उत्कृष्ट विद्वानों को संरक्षण दिया, आश्रय दिया। अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उच्च कोटि के विद्वान थे, और चर्क जैसा एक महान चिकित्सक भी उसके दरबार में था, जो उसका राज्य वैद्य था। कनिष्क यद्यपि एक विदेशी विजेता शासक था, परंतु उसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पूर्णता से अपनाया, अंगीकार किया। ये कुषाणों की प्रारंभ से ही हमें एक विशेषता दिखाई देती है, जब वो अपने आप को भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक, एक अंग के रूप में दिखाई देते हैं, स्थापित करते हैं। यहाँ की भाषा को बढ़ावा दिया और यहाँ की कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया, यहाँ के धर्म को अपनाया। वो पूर्णतः भारतीय मथुरा शैली का विकास भी इसी काल में माना जाता है। बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, लेकिन वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। ये बहुत बड़ी बात है कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म का अनुयायी होते हुए वो सभी धर्मों के प्रति उदार था, सहिष्णु था। उसके जो अभिलेख हैं, उसके जो सिक्के हैं, उस पर यूनानी, ईरानी, भारतीय सभी देवताओं के नाम मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, और उसने प्रजा में सभी धर्म के अनुयायियों को रहने का, फलने फूलने का, विकास करने का समुचित अवसर प्रदान किया। बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, इसलिए कहते हैं कि कनिष्क की ख्याति उसको विजयों से नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म के संरक्षक होने में ही निहित है। हेमचंद राय चौधरी की भी ऐसा ही मान्यता है कि शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण देने के कारण ही उसकी इतनी समृद्धि है, प्रसिद्धि है, उसकी विजयों के कारण कदापि नहीं है। निश्चय ही कनिष्क का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक के समान महत्वपूर्ण योगदान था। मध्य एशिया एवं आगे चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। कनिष्क के महान विजेता सेनानायक ही नहीं था, बल्कि श्रेष्ठ निर्माता भी था। उसने पुरुषपुर में संग्राम स्तूप बनाए, उसने अनेक नगर बसाए, कनिष्कपुर बसाया। सिरकुप नामक स्थान पर नगर बसाने का श्रेय भी कनिष्क को ही जाता है। वस्तुतः कनिष्क व्यक्तित्व में जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक प्रतिभा झलकती है, वहीं बौद्ध धर्म के प्रति अशोक जैसा महान जैसा अनुराग और उत्साह भी उसके व्यक्तित्व में झलकता है। हम बात करते हैं कनिष्क की मृत्यु की, तो उसमें कोई निश्चित हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो संस्कृत ग्रंथों में प्राचीन चीनी अनुवादों से आभास होता है कि कनिष्क का अंत बुरा हुआ, यानी उसके साथ जो अंत सुखद नहीं रहा। और जैसे मुर्गोदों से उसका ढक दिया, एक आदमी बैठ गया और उसकी दम घुटने से, यानी सीधी सी बात है कि कनिष्क की मृत्यु या मौत सुखद नहीं थी, बल्कि दुखद घटना थी, और दुख प्राप्त करते हुए उसकी मृत्यु हुई। कनिष्क के उत्तराधिकारियों की बात करते हैं तो कनिष्क ने 78 ईस्वी से 103 ईस्वी के मध्य तक शासन किया, और 103 से 106 ईस्वी तक उसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो था वासिष्क। उसका अभिलेख 24वें वर्ष का है, कनिष्क का अंतिम लेख 23वें वर्ष का है। वासिष्क पूर्व प्रदेश के गवर्नर की हैसियत, उपराजा की हैसियत शाही शासन कर रहा था। कल्लण ने कश्मीर में एक जुस्क नामक शासक द्वारा जुस्कपुर के निर्माण का उल्लेख किया है, शायद ये वासिष्क ही था।
मुद्राओं का न मिलना उसके अल्प शासन काल और कठिनाइयों के कारण पता चलता है। वासिष्क के बाद हुविस्क ने शासन किया और उसका शासनकाल है 106 ईस्वी से लेकर 138 ईस्वी। वह एक शक्तिशाली राजा जान पड़ता है। गया से प्राप्त अभिलेख में उसका राज्य बिहार तक फैला हुआ प्रतीत होता है। कल्लण ने हुस्क नामक कुषाण शासक का उल्लेख हुविस्क के लिए ही किया है। हुस्कपुर नामक नगर की उसने स्थापना की थी। इस नगर की पहचान स्टेन ने बारामुल्ला दर्रे के पास उस्कुर से की है। हुविस्क ने अपने मथुरा स्थित देवकुल की मरम्मत भी कराई। हुविस्क की बहुसंख्यक मुद्राएं विभिन्न स्थानों से मिलती हैं। उसके अभिलेख 28 से 60 वर्ष के मिलते हैं। वार्धक अभिलेख से उसका काबुल प्रदेश पर अधिकार सिद्ध होता है, परंतु सिंध क्षेत्र पर उसका अधिकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। उसकी मुद्राओं पर ईरानी, यूनानी और भारतीय देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता, उदारता या सभी धर्मों के कल्याण के प्रति उसकी जो सोच थी, उदारता थी, वो झलकती है। इसके अलावा मथुरा से उसने एक बौद्ध विहार भी बनाया था। संभवतः उसके निजी धर्म बौद्ध धर्म था। उसके सिक्के सुडोल और कलात्मक हैं। 41वें वर्ष का तिथि युक्त आरा अभिलेख जो 119 ईस्वी का है, एक उलझनपूर्ण स्थिति पैदा कर देता है। हुविस्क के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो हुविस्क का उत्तराधिकारी था वासुदेव, और वासुदेव ने 145 ईस्वी से 176 ईस्वी तक शासन किया। अब वासुदेव जो नाम मिलता है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस समय तक आते आते कुषाणों का पूरी तरह से भारतीयकरण हो चुका था। वासुदेव इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था और उसकी तिथियां 67 से 98 वर्ष तक की मिलती हैं। अतः उसने 176 ईस्वी तक शासन किया था। उसके सिक्के उत्तर प्रदेश और बिहार से भी मिलते हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से उसका पूर्णतः भारतीयकरण हो गया था, जो वासुदेव नाम से तथा उसके सिक्कों पर शिव और नंदी के अंकन से स्पष्ट हो जाता है। वासुदेव की मृत्यु के बाद भी कुषाण शासकों का जो अस्तित्व था वो 4वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध तक बना रहा, लेकिन वो सभी महत्वहीन शासक थे। वस्तुतः कनिष्क के विशाल साम्राज्य को कमजोर उत्तराधिकारी संभाल नहीं पाए और 100 वर्षों के पश्चात ही कुषाण साम्राज्य का बिखर गया और उत्तर पश्चिम भागों को आसानी से ससानियन राजाओं ने सरिंद तक बढ़कर हड़प लिया। 3वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के पश्चिमोत्तर में शकों ने स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए। उत्तरी भारत में नाग, योधेय और मालवों ने अपने राज्य कायम किए। इस सबके परिणाम स्वरूप क्षीण और जर्जर कुषाण राज्य का अंततः लोप हो गया। इस प्रकार जो कुषाण वंश, कुषाण राज्य, जिसने एक विशाल भौगोलिक प्रदेश पर शासन किया, जिनका शासनकाल कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली माना जाता है। धन्यवाद।